हेलो स्टूडेंट्स। अब फिर एक बार आपके सामने कक्षा 12 का व्यावसायिक अध्ययन का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबंध के अर्थ की कि प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं कि प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। अब हम इसको इस तरह से समझ लें कि प्रबंध क्या होता है। कि प्रबंध किसी भी संस्था के अंदर जो उनके निर्धारित लक्ष्य होते हैं, निर्धारित उद्देश्य होते हैं, उनके टारगेट होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जैसे वो कार्य हमको करना है तो कैसे करना है, कब करना है, इस तरह की जो सब प्लानिंग की जा रही है, योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होगी और किन किन व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और किससे कार्य करवाना है, कैसे कार्य करवाना है, और जो हमने अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को रखा, क्या हम उनको प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के जो सारे कार्य किए जाते हैं या इस तरह के जो सारे कार्य करवाए जा रहे हैं, वो हमारा प्रबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, एक साधारण सा एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, कोई काम है। तो क्या हमारे घर का एक ही सदस्य क्या सारी व्यवस्था कर सकता है, सारे काम कर सकता है? नहीं। तो उस कार्य को करने के लिए पहले सभी लोग मिलकर योजना बनाते हैं कि अगर हमें कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, कोई कार्य हमें करना है, कोई काम हमारे यहाँ आ गया, तो वो प्रोग्राम जो करना है वो कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने लोगों को बुलाना है, वहाँ जो हमारा खाने का मेन्यू क्या होगा। इस तरीके से हम पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम घर में जितने भी हमारे सदस्य हैं, सबको उनकी क्षमता के अनुसार हम अलग अलग काम उनको दे देते हैं कि भाई तुम जगह की व्यवस्था देखो, आप गेस्टों की व्यवस्था देखो, आप ये काम करो, आप ये वो काम करो। तो इस तरीके से हम उन्हें क्या करते हैं, सारे अलग अलग काम सौंप देते हैं, उनको अलग अलग काम दे दिए जाते हैं। और जो घर का मुखिया है, जो मैन है, जो हेड है हमारे घर का, वो क्या करता है, उन सब के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है कि वो काम जो उनको दिए गए थे, क्या वो समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम सारी चीज़ों को जोड़कर देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या होता है, जो भी हमारे संस्था के, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी हम नियोजन कर रहे हैं, यानी प्लानिंग करने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक साथ अपने संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, संगठन इकट्ठा कर रहे हैं या नियुक्ति कर रहे हैं, लोगों को वहाँ जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है। और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ कि उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा रहा है, उनको कंट्रोल में रखा जा रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो हमारी प्रबंध कहलाती है। इसी क्रम में अगर हम परिभाषा देखें तो F.W. टेलर एक प्रमुख, एक मुख्य प्रबंध शास्त्री हुए। उन्होंने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना कि वह सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। यानी F.W. टेलर ने भी ये कहा कि प्रबंध एक कला है। और क्या कला है? कि ये जानने की कला है कि हम क्या करना चाहते हैं, यानी हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और उसके बाद यह देखना कि जिस विधि से हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए अच्छी है, कम खर्चीली है। इस बात का पता करना प्रबंध होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, प्रबंध की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें विशेषताओं में सबसे पहला है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को निर्धारित करना है। तो जो प्रबंध है वो हमारा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य के
जब हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उस प्रबंध का हमारा कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई लक्ष्य हो, गोल हो, उद्देश्य हो। दूसरा हमारा इसमें है सामूहिक प्रयास। तो प्रबंध के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन हो, कोई भी संसाधन। तो जब हम अपने संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था में जितने भी लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी हमारे श्रमिक हैं, जो भी हमारे मैनेजर हैं, जो भी हमारे मालिक हैं, इन सबको उन लक्ष्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मिलकर कार्य करना होता है। तभी हम अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए एक आ गया कि प्रबंध एक सामूहिक प्रयास होता है। इसी के बाद अगले क्रम में प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप काम करना है, एक के बाद एक काम पूरा हो गया, दूसरा, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा, तीसरा पूरा हो गया, चौथा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रबंध को भी एक प्रक्रिया माना गया है, या प्रबंध की जो विशेषता है वो ये मानी गई कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्यों प्रक्रिया है? क्योंकि प्रबंध में एक काम पूरा होते ही दूसरा, जैसे प्रबंध के जो कार्य हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, संगठन, अभिप्रेरण, तो ये प्रबंध के कार्य हैं और ये सभी कार्य स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। कि जैसे ही हमने प्लानिंग की, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है, योजनाएं बनानी है, योजनाएं बनाई, उसके बाद सेकंड स्टेप कि संगठन इकट्ठा करना है, संगठन को इकट्ठा किया, फिर नियुक्तिकरण का काम करना है, नियुक्तिकरण हो गई तो मोटिवेशन, अभिप्रेरण का काम करना है, लोगों को कार्यों के प्रति अभिप्रेरित कर दिया तो उसके बाद उनको निर्देश देना है, आदेश देने हैं, निर्देश आदेश हो गए तो उसके बाद उनको नियंत्रित करना। तो ये काम स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। फिर अगला टॉपिक है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो संसाधन प्रबंध के अंदर, या प्रबंध की जो अगली विशेषता है संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो हमारे पास व्यापार में, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे हमारे संसाधन होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मानवीय संसाधन भी होते हैं, भौतिक संसाधन भी होते हैं और प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। तो जो प्रबंध है, प्रबंध क्या करता है कि इन सभी संसाधनों को इस प्रकार से, अगर प्रबंध ना होगा, अगर प्रबंध की बात ना करें, तो हमारे जो संसाधन हैं उनका हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। और जो किसी भी व्यावसायिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना, कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर हम संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो प्रबंध में हमें यही करना होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनका हम अच्छे से अच्छे ढंग से प्रयोग करें ताकि हम अपने निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में हम चलेंगे कि प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सभी जगह एक समान रूप से लागू होना, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत सभी जगह एक समान रूप से लागू होना। जिस तरह से विज्ञान के नियम होते हैं कि पानी का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई रंग नहीं है, पानी का कोई स्वाद नहीं है, उसे जिस बर्तन में डाल दो उसी आकार का हो जाएगा, जिस रंग में मिला दो, जो रंग उसमें मिला दो उसी रंग का हो जाएगा, या जो उसमें टेस्ट उसके अंदर डाल दो उसी टेस्ट का हो जाएगा। तो उसी तरह से जो प्रबंध है, उनके नियम भी या उनके सिद्धांत भी, प्रबंध भी सार्वभौमिक है। हर जगह, हर संस्था में, हर क्षेत्र में इसको लागू होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, या हम बात करें हमारा घर भी हो, यहाँ भी हम प्रबंध के बारे में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अब प्रबंध विभिन्न स्तरीय होते हैं, यानी प्रबंध के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। हर स्तर पर प्रबंध होता है। अगर स्तर के हिसाब से अगर बात करें तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। और हर लेवल पे अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, अपने अपने प्रबंधक होते हैं, जो प्रबंध संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं, उनको पूरा करते हैं। फिर है प्रबंध एक अदृश्य कौशल है, यानी अदृश्य कौशल एक ऐसा स्किल जो हमें ना तो दिखाई दे रही है, केवल हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो प्रबंध एक अदृश्य कौशल है, यानी जो दिखाई नहीं देती, ये हमारे अंदर ही होती है। उसके बाद लास्ट में है प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। तो जन्मजात और अर्जित, तो पहले कुछ लोगों का मानना था कि प्रबंधक बनते नहीं है,
या प्रबंधक बनाए नहीं जा सकते, ये जन्म लेते हैं। यानी पहले एक कहावत थी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, शिक्षक का बेटा शिक्षक, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जो है उसके आधार पर या उससे संबंधित उसके कारण हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति सेवा क्षेत्रों में आगे की ओर आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो प्रबंधक है वो बनाए नहीं जाते बल्कि पैदा होते हैं। ये ट्रेडिशनल एक परंपरागत अप्रोच थी, परंपरागत सोच थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में हम मैनेजर पैदा नहीं करते बल्कि मैनेजर बनाए जाते हैं। आप देखें बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जिनमें आप मैनेजमेंट की कोर्सेज चालू हैं, जहाँ से हम एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो प्रबंधक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि प्रबंधक जन्मजात नहीं होते बल्कि एक ऐसी प्रतिभा है जिसको हम अर्जित कर सकते हैं, जिसको हम सीख सकते हैं या हम मैनेजर बन सकते हैं। तो ये दोनों तथ्य अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल बात करते हैं तो प्रबंधक जो होते हैं या जो प्रबंध होता है वो वर्तमान में जन्मजात ना होकर एक अर्जित प्रतिभा है। कि आज एक जो व्यक्ति योग्यता रखता है प्रबंधक की, और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर कहीं भी जाकर वो प्रबंधक से संबंधित या प्रबंधक से संबंधित जो स्किल है, जो उसकी क्षमता है या जो उनकी कौशल है, उसे वो प्राप्त कर सकता है और कहीं भी एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। सो गाइज, अब आपको ये प्रबंध के बारे में समझ में आया होगा कि प्रबंध क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके आगे के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।